अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है कुछ कंट्रीज पे। अक्सर लोग मुझे आए क्वेश्चन करते हैं कि हमने वीज़ा अप्लाई करना है तो हमें किस स्टेट का वीज़ा मिलेगा। मिस्टर से अगर आपने यूएसए वीज़ा अप्लाई करना है, कनाडा वीज़ा अप्लाई करना है, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करना है, न्यूजीलैंड करना है, कहीं भी करना है, मुझे ही कहते हैं कि हमें टोरंटो का वीज़ा मिलेगा, हमें न्यूयॉर्क का वीज़ा मिलेगा, हम उस वीज़ा पे कहाँ पे जा सकते हैं। मैं उनको बताता चलूँ, देखें आपको एक कंट्री का वीज़ा मिला ना, एक सिटी का वीज़ा मिलना। जब एक कंट्री का वीज़ा मिलेगा आप कहीं पे भी जा सकते हो। और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जी हमें इनविटेशन आ रहा है, इनविटेशन के ऊपर जो वीज़ा अप्लाई करें, क्या हमें उसी स्टेट में उतरना ज़रूरी है और हम क्या वहाँ पे ही रह सकेंगे, कहीं और भी जा सकेंगे। देखें एक दो और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं कि जी कनाडा में किसी सूबे के अंदर उन्होंने इमिग्रेशन ओपन कर दी है। अक्सर ये रूमर्स मार्केट में आते रहते हैं कि जी उस स्टेट के अंदर कनाडा की इतने लोग चाहिए होते हैं उनको, वो अब वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने, तो क्या हम बस वहाँ के लिए हो जाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे, तो क्या हम टोरंटो नहीं जा सकते या फिर हम ऑटोवा नहीं जा सकते। इसी तरह अमेरिका के भी क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ भाई, बेशक किसी सूबे के अंदर कहीं पे उनको बंदे ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गए, कम हो गए, मैं इस चीज़ पे बात ही नहीं करता है नहीं है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लिया कि जी इतने बंदे रिक्वायर्ड हो गए, वहाँ पे चाहिए, उनको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तानी ही चाहिए, हमें इंडियंस ही चाहिए और नेशनलिटी हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, इन्हीं की ज़रूरत है, तो ये आए। मैं आपके बकौल ये मान लिया एक बार। तो जी आपको जो वीज़ा मिलना है दोस्तों, वो एक कंट्री का वीज़ा मिलेगा, कनाडा का वीज़ा मिलेगा, अमेरिका का वीज़ा मिलेगा, पूरे कंट्री का। आप उस पर बेशक आप टोरंटो जाएं, बेशक आप उस पर ब्रैम्पटन चले जाएं, बेशक आप ऑटोवा, अल्बर्टा, कहीं पे भी आप जाएं, वैंकूवर जाएं, कहीं पे भी जाएं, वो आपको पूरे कंट्री का वीज़ा मिला हुआ और मल्टीपल एंट्री 5 इयर्स 10 इयर्स का वीज़ा मिलता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी मल्टीपल एंट्री में मतलब क्या होता है, तो मैं उनको बताता चलूँ भाई, बार बार आप आ जा सकते हो, कभी भी आप आओ उस कंट्री के अंदर या चले जाओ। अगर 5 साल का वीज़ा मिला है, 5 साल में आप 50,000 बार भी वहाँ पे आना जाना चाहो तो जा सकते हो। तो ये मल्टीपल एंट्री का मतलब होता है। और अक्सर लोग फिर ये भी कहते हैं कि जी हमारा 2 साल का पासपोर्ट रह गया, 1 साल का पासपोर्ट रह गया, तो हम 10 साल का नया पासपोर्ट बना के उस पर ना अप्लाई करना है। तो मैंने कहा, तो भाई जो वीज़ा आपको फर्स्ट टाइम एम्बेसी देगी या वो सेकंड टाइम भी देगी, तो जो आपका करंट पासपोर्ट है उसी पे वीज़ा अप्लाई करो, ना कि आप नया पासपोर्ट बनवा लो इस चक्कर में कि जी मैंने उधर जाना है। तो ये हरकत मत किया करें। अगर कंसल्टेंट हजरात को ही पता होता कि क्या आप करने वाले हो, जिन्होंने वीज़ा इशू करना है, एम्बेसी ने, वीज़ा ऑफिसर ने, उनको नहीं पता, तो इस तरह की हरकत मत करें। अब एक और चीज़ यहाँ पे कि जो इनविटेशन आता है आपको, उस इनविटेशन के ऊपर आप क्या उसी कंट्री के उसी सिटी में जाना मस्ट है या फिर कहीं और पर भी जा सकते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि आप उस कंट्री में जब जा रहे हो, उस सिटी में नियरेस्ट कोई एयरपोर्ट है भी कि नहीं। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी में या फिर यूरोप से या किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री से आप कोई जानने वाला अजीज रिश्तेदार भाई दोस्त तो इन्विटेशन भेजता है, किसी सिटी का आता है, उस सिटी में एयरपोर्ट ही नहीं है, करीब करीब है ही नहीं है, तो आपको दूर ही जाना पड़ेगा। मैं अगर एग्जांपल देता हूँ अमेरिका के करीब करीब, तो न्यूयॉर्क के करीब कोई सिटी है, तो आप न्यूयॉर्क के फर्स्ट उतरोगे, न्यूयॉर्क उतर के वहाँ से ड्राइव करके जाओगे। तो वीज़ा ऑफिसर को जब आपने ये लिख दिया कि मैंने इस सिटी के अंदर रहना है, जब आप फ्लाई करके वहाँ पे जा रहे होगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह पे ही आपने जाकर स्टे करना है, आप अपना पर्पस चेंज भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने B1 कैटेगरी के अंदर वीज़ा लिए थे, जो कि बिजनेस क्लास कैटेगरी है, लेकिन वो B2 में गए हैं, जो फ्लाई करके गए हैं वो टूरिस्ट वीज़ा पे उन्होंने फ्लाई करके गए हैं। मैं दूसरों की एग्जांपल कह दूँ, मैं खुद B1 कैटेगरी के अंदर वीज़ा लिया था, बिजनेस क्लास कैटेगरी के अंदर, और जब मैं ट्रैवल करके गया था तो मैंने टूरिज्म पे ट्रैवल करके गया हूँ, तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ सकती है, सम टाइम बोलना पड़ सकता है एयरपोर्ट पे। अक्सर लोग यहाँ पे आके मुझे कहते हैं जी हम एयरपोर्ट से रिजेक्ट हो गए, एयरपोर्ट से वापस आ गए तो क्या होगा। भाई कुछ नहीं हो रहा था, नहीं मर जाते, नई ज़िंदगी ख़त्म हो जाती वहाँ पे, वहाँ से फिर नई ज़िंदगी स्टार्ट है, वापस आ जाओगे तो कुछ और कर लो, ठीक है। यहाँ पे अक्सर लोग मुझे साइकिल नहीं समझ आती, जो एम्बेसी आपको वीज़ा दे रही है वो कि एयरपोर्ट नहीं क्लियर करेगी, इससे अच्छा भाई घर में बैठ जाओ, जाओ ही ना, आप ट्रैवल ही मत करो, आप वीज़ा ही मत अप्लाई करो, इससे बेहतर यही है। तो जो एम्बेसी आपको वीज़ा दे सकती है वो इमिग्रेशन आपको क्लियर भी करवा देगी।
बंदे बाहर गए नहीं, ट्रैवल किया नहीं, हमने देखा जी कि वो एयरपोर्ट से वापस आ गए, जापान एयरपोर्ट से वापसी हो गई, अमेरिका एयरपोर्ट से वापस आ गई। और अगर मैं उनकी बात करता हूँ आपकी, हम तो आज तक कहीं ओमान भी नहीं गए। इस तरह की एग्जाम्पल, भाई आप जब तक नहीं गए सुनी सुनाई बातों पे बिलीव मत किया करें। एयरपोर्ट पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जस्ट यही हो सकते हैं, अगर आप हुलिया ठीक करके जाओगे तो जी कहाँ पे जाना, कौन सी प्लेसेस विजिट करनी, कितने दिन के लिए आए हो ये, और कितने पैसे आपने अपने साथ रखे हुए हैं। पूछ रहे थे कितने पैसे, $1000-$1500 मोर देन इनफ होते हैं 7 डेज के लिए। और अक्सर लोग पूछते हैं ट्रैवल प्लान कितना हो जाए, मैक्सिमम 7-8 दिन 10 दिन का प्लान बनाया करें, इससे ज़्यादा का प्लान मत बनाया करें। इस प्लान पे आप ट्रैवल करें, डेफिनेटली आपको एंट्री भी मिलेगी, वीज़े भी मिलेंगे, हर चीज़ हो जाएगी, डिनाइड नहीं होती एंट्री। अगर एंट्री डिनाइड होगी उसके बाद भी आप जा सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नेटो पे ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।